हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी एनालिसिस करेंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसमें किस किस तरह की एनर्जी होगी, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इन सारी एनर्जीज को देखेंगे, उसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनता है उस ग्राफ को देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, एसएचएम में चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी एसएचएम कर रहा हो, चाहे हम एसएचएम का कोई भी एग्जांपल ले लें, चाहे सिंपल पेंडुलम का केस ले लें या स्प्रिंग से अटैच्ड अगर कोई एम मास का ब्लॉक है उसका एसएचएम ले लें, अर्थ के आर पार अगर कोई टनल खोदी गई है उसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए उसका एसएचएम का एग्जांपल ले लें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एसएचएम परफॉर्म करता है उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, भले ही टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास आए या ना आए। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, उसमें हमें बॉब का मास दिखाई नहीं देता। तो कोई बात नहीं, अगर टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास हो चाहे ना हो, बट ऑब्जेक्ट में मास तो होता ही होता है। तो एसएचएम को अगर हम देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट O जो कि मीन पोजीशन है, O से लेकर A तक और फिर A से लेकर B तक, ऐसे सपोज एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो एसएचएम में उसमें स्पीड तो होती ही होती है। एक्सट्रीमिटीज को छोड़कर, एक्सट्रीमिटीज पर एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो जीरो हो जाती है। बट ए और बी को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होती है। तो अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है और उसमें स्पीड है तो उसमें एक तरह की एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट में हमेशा एक काइनेटिक एनर्जी होगी इन दो पॉइंट्स को छोड़कर। तो एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट y है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इसकी जो स्पीड होगी उस स्पीड का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? E k इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। क्यों भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, v की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिलेगा 1/2 m v स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी y डिपेंडिंग है, यानी y की अलग अलग वैल्यूज के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अच्छा, ये बताओ, अगर इस फॉर्मूले की हम एनालिसिस करें, नोट नंबर 1, कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होगी, और काइनेटिक एनर्जी का आप ग्राफ बनाओ विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो, y की वैल्यू जब जीरो होगी, y की वैल्यू जब जीरो होगी, एट y इक्वल टू जीरो, देखो इस एक्सप्रेशन में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा में ही 2π/t छुपा हुआ होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। a एम्पलीट्यूड है, वो भी कांस्टेंट, सिर्फ जो वेरिएबल है वो क्या है? y। तो a स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो y की वैल्यू जब जीरो होगी, यानी जब कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो एट y इक्वल टू जीरो, दैट इज एट मीन पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक बीचों बीच जहां उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो ऑब्वियसली जहां स्पीड मैक्सिमम होगी वहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो एट y इक्वल टू जीरो वी हैव E मैक्स, या E k मैक्स लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये कितना आएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है कि एसएचएम में मीन पोजीशन पे स्पीड भी मैक्सिमम होती है एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नहीं तो अगर जनरल फॉर्मूला भी आपको याद है और ये पता है कि y इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो आप तुरंत ये फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। फिर देखो नोट नंबर 2, एक्सट्रीमिटीज पर यानी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर y की वैल्यू उस तरफ प्लस ए और इस तरफ माइनस ए होगी, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो y की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम कितना होगा एट y इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट इज एट एक्सट्रीमिटीज, यानी इस फिगर के हिसाब से एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी ई के इक्वल टू 0। इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी 0 और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, जैसे ये 0 है, ये 10 जूल है, तो बीच में हो सकता है 2 जूल मिले, 3 जूल मिले, 5.5 जूल मिले, समथिंग लाइक दैट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। फिर अगर कोई पूछे कि इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वाई ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आ रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें ये तो कांस्टेंट ही है, तो ई के इज इक्वल्स टू, अगर इसको के नॉट लिख दें, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, के नॉट से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा के नॉट ए स्क्वायर माइनस के नॉट वाई स्क्वायर। वंस अगेन ये भी कांस्टेंट है, इसको भी चाहे तो सी ले लेते हैं, सी माइनस के नॉट वाई स्क्वायर। मैथमेटिकल इक्वेशन ही हमें बताता है कि ग्राफ किस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोलिक होगा, सर्कल होगा, इलिप्स बनेगा, किस तरह का कर्व बनेगा, वो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, यानी ये y और e के आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं, किस इक्वेशन से इंटरलिंक्ड हैं, वो डिटरमाइन करता है कि इसके ग्राफ का शेप कैसा होगा। तो y में क्वाड्रेटिक है और e में लीनियर है, तो ये हमेशा एक पैराबोला बनेगा। और पैराबोला में भी अगर हम आराम से पैराबोला के कर्व को समझें तो देखो पैराबोला कैसे बनता है। अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर, और y वर्सेस x आप ग्राफ बनाओ, तो y वर्सेस x ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ऊपर की तरफ ऐसे इसका मुंह खुल रहा है ना, इसको बोलेंगे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। x की कोई भी वैल्यू रखोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, यानी y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी ये ग्राफ जब भी बनेगा वो इस x एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही y हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर आपसे अगर कहें कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आप बनाओ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसी ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। फिर अगर आपसे कहें कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट c ले लो, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो क्या करेंगे, इसी ग्राफ को c यूनिट ऊपर उठा देंगे। तो इस ग्राफ को जब आप c यूनिट ऊपर उठाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें ये y और ये अगर हम एनर्जी लें, देखो इसका भी जो फॉर्मेट है इक्वेशन का वो वैसा ही आ रहा है। एनर्जी को अगर हम y एक्सिस पे ले लें, तो एक फिर से बनाते हैं, ये समझ में आया कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि इसका जो शेप है वो पैराबोलिक आएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हमें बनाना है ग्राफ किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट दैट इज y और काइनेटिक एनर्जी ई के बीच में। ग्राफ कैसा बनेगा वो यहां से देखने पे समझ आएगा। ये है y एक्सिस पे और y है x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, या उसमें अगर कोई कांस्टेंट भी लगा हो तो शेप पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल शेप वैसा ही रहता है। तो ये बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और प्लस c यानी c यूनिट आप इसको ऊपर ले जाओगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। फिर देखो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती,
काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला, इसमें एम मास है और वी स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। और वैसे भी स्क्वायर लगा है तो उसके नेगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये इतना पोर्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर ये वाला पॉइंट कोई पूछे आपसे तो ये होगा y इक्वल टू प्लस ए, यानी एक्सट्रीमिटीज वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये है y इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये है ई के मैक्स, वैल्यू ये रही। और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, y इक्वल टू माइनस ए वाला पॉइंट। माइनस ए पे प्लस ए पे यानी एक्सट्रीमिटीज पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और y इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन से जब एक एक्सट्रीमिटीज की तरफ ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो सिंस स्पीड कम होती है और कम होते होते फाइनली 0 हो जाती है, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी भी घटते 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 फाइनली 0 हो जाती है। तो ये ग्राफ है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है, और ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 में जो हमने पढ़े हैं, ये मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, कब घटेगा कब बढ़ेगा, वैसे मेमोराइज नहीं हो तो ग्राफ देख के, ग्राफ की अगर रीडिंग आपको आती है कि ग्राफ देख के डेटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो सिर्फ ग्राफ पे एक नज़र पड़ेगी, समझ में आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो वाई के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी करता है। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था। एम ले लिया हमने मास, और सिंस स्पीड इसमें होती ही होती है तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर वाले फार्मूले को पुट करके यूज करके हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या इसमें कोई और भी एनर्जी होगी। एसएचएम करने वाले पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एक एनर्जी और होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो चाहे तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। अब देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं, ये है मीन पोजीशन O, ये एक एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट A, और ये दूसरा एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट B। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां हो और उसका मास m हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए इसको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं या मीन पोजीशन भी बोलते हैं। अब अगर हमने ये पढ़ा है कि एसएचएम में जैसे ही हम इसको स्लाइटली शिफ्ट करते हैं इसकी मीन पोजीशन से, इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अलग अलग केसेस में वो रेस्टोरिंग फोर्स अलग अलग हो सकता है किसी केस में mg sin थीटा रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा हो, जैसा कि हमने सिंपल पेंडुलम के केस में देखा है। हो सकता है स्प्रिंग का फोर्स kx रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा हो सकता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा हो, बट रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जरूर। तो अगर हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हम इसको यहां से खींच के इसकी पोजीशन को चेंज करके यहां तक लाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इसको खींचना शुरू करेंगे इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर स्प्रिंग जुड़ी होगी तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, अगर पेंडुलम का केस होगा तो mg sin थीटा लगेगा, यानी कोई ना कोई फोर्स लगेगा उस सिस्टम का। हमें अगर इससे इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसको डिस्प्लेस करना है, तो उस फोर्स के, जो कि रेस्टोरिंग फोर्स है, उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको यहां से यहां तक खींच के लाएंगे तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, फोर्स भी लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति जो वर्क करता है उसकी एनर्जी लूज होती है, और मेरी एनर्जी अगर लूज होगी तो एनर्जी जाएगी कहां, आपको पता ही होगा, एनर्जी कभी ऐसे नष्ट नहीं होती, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो मेरी जो एनर्जी लूज होगी वो कहां जाएगी, वो इसके पोजीशन की चेंज में गई। तो पोजीशन की चेंज में जाने की वजह से हम बोलेंगे कि इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है।
पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस पे पहले से ही कोई फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स के अगेंस्ट आप अपना फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज करते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है। और आप जो भी वर्क करते हो, जितने अमाउंट का वर्क करते हो, वो कहाँ खर्च हुआ? वो उसके पोजीशन की चेंज करने में, उसके पोजीशन को बदलने में खर्च हुआ। तो हम बोलेंगे कि आपने जो एनर्जी खर्च की वो उसके पोजीशन की चेंजिंग में गया, दैट मीन्स उसमें एक प्रकार की एनर्जी स्टोर हो गई। उसी को फिजिक्स में हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। उसके भी फिर कई फॉर्म होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम क्या करेंगे कि हमें इसको यहां से यहां तक अगर डिस्प्लेस करना है तो हमें, यानी जो एक्सटर्नल एजेंट है, उसे कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं इसको यहां से खींच के लेके जाना है, यहां पे कितना डिस्प्लेस करना है? y। अब देखो जो फोर्स इस पे लगता है रेस्टोरिंग वाला, जैसे ही ये यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इस पे रेस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो वैसे ही मुझे भी अपना फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इस तरह की कैलकुलेशन में एक बड़ा ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच के यहां से यहां तक ला रहा है और उसको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो हम जो इस पे फोर्स लगाएंगे ना खींचने के लिए, वो रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, ना ज्यादा ना कम। क्यों? यहां पे अगर ऑब्जेक्ट आया और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स Fr, अगर हम इस Fr से कम फोर्स लगाएंगे तब तो इधर आएगा ही नहीं, और अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तब तो ये इधर आएगा। लेकिन सिंस नेट फोर्स इधर मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन इधर मिलेगा, ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमने इसको खींचने में जो भी वर्क किया है वो सिर्फ इसके पोजीशन के चेंज में गया है। तब हम ये कहेंगे कि हमने इसको खिसकाने में जो भी वर्क किया है वो इसके पोजीशन के चेंज के साथ साथ स्पीड आ जाएगी। तो फिर हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में भी वो वर्क का पार्ट चला गया है। माने वर्क जो भी हम करेंगे वो दो पार्ट में खर्च हो जाएगा, पोजीशन की चेंज में और काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए इसको एकदम धीरे धीरे खींचेंगे अगर कैलकुलेट करनी है एनर्जी पोटेंशियल। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं अभी ये मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है और इसको यहां से एकदम स्लाइटली आगे dx डिस्टेंस तक हम इसको खींचते हैं, और ये लगाया हमने फोर्स बाय द एजेंट। ये एजेंट का फोर्स किसके इक्वल होगा? Fr के। कम नहीं हो सकता, खींचेगा ही नहीं, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। तो देखो यहां से यहां तक dx जो डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, उतना छोटा सा डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। इसको dw ले लेते हैं। dw इज इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता है। तो ये जो dx है ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इस इतने इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम फोर्स को वेरिएबल नहीं मानेंगे कि ये जो Fa है वो सेम है। तो फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। अच्छा, dw इज इक्वल्स टू Fa की वैल्यू Fr के इक्वल होती है इंटू dx। dw इज इक्वल्स टू Fr के इक्वल होगी। Fr का फॉर्मूला क्या होगा? Fr इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर y, जहां y डिस्प्लेसमेंट होता था। हम नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में, शुरुआत की पहली या दूसरी वीडियो में, शायद पहली वीडियो में ही समझाया होगा मैंने। तो y जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां अभी हम लोगों ने फिलहाल x लिया है, तो ये हुआ m ओमेगा स्क्वायर x, ये हुआ Fr का वैल्यू, Fr की वैल्यू। और Fr की वैल्यू यहां अगर पुट करें m ओमेगा स्क्वायर x dx, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको यहां से हमें डिस्प्लेस करना है यहां तक, तो टोटल वर्क आएगा, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू 0 यानी यहां पे, और एक्स इक्वल टू वाई मतलब यहां से यहां तक। और ये भी पोजीशन जनरल पोजीशन है, एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट नहीं है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेशंस में से एक है। एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, एक्स डी एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू वाई। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है इसमें? मेरी वर्क पावर एनर्जी वाली वीडियो जब आप देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का वाकई में क्या कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में। W इज इक्वल्स टू आ गया एम ओमेगा स्क्वायर। इसमें हमने पहले अपर लिमिट पुट करी वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0। फाइनली एक प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ईपी, दैट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एसएचएम करने वाले ऑब्जेक्ट को अगर मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट तक खींचा जाए तो जो हमें वर्क करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब याद रखना, एसएचएम करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट जो मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पे दिखेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करते हैं। बताओ अच्छा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वाई डिपेंडिंग है ना? वाई जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। कोई पूछे कि भाई मैक्सिमम कहाँ होगा, कितना होगा, मिनिमम कहाँ होगा और कितना होगा, तो देखते हैं। नोट नंबर 1, ईपी मैक्स। ईपी मैक्स कहाँ होगा? एट वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईपी की वैल्यू भी यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? प्लस ए चाहे माइनस ए, यानी एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट पे, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ। तो एट वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए दैट इज एट एक्सट्रीमिटीज ईपी मैक्स होगा, वो आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यही ई के मैक्स भी आया था क्या? देखो चेक करो, यही ई के मैक्स भी आया था। अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। नोट नंबर 2, एट वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पे सीधे सीधे ईपी ही हो गया 0, और यही ईपी की मिनिमम वैल्यू भी है। फिर अगर कोई कहे कि भाई ग्राफ बना दो जरा, ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इसको हम y एक्सिस पे लें और इसको x एक्सिस पे लें तो देखो y इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट है इनटू एक्स स्क्वायर। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इस तरीके से। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ईपी, ये हो गया हमारा y, ये है y इक्वल टू प्लस ए वाला पॉइंट, ये है y इक्वल टू माइनस ए वाला पॉइंट, और ये है y इक्वल टू 0 वाला पॉइंट। y इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है 0। एक्सट्रीमिटीज वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती थी, ऑब्जेक्ट रुक जाता है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये वाला जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें मिलेगा ईपी मैक्स, और ईपी मैक्स की वैल्यू ये रही 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रूफ समझ में आया, ग्राफ समझ में आया, मैक्सिमम कहाँ होगा मिनिमम कहाँ होगा वो समझ आया। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी मतलब नाम से ही लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इसको हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, टोटल ऑस्किलेटिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी को सीधे सीधे ई से डिनोट किया जाए। अगला नोट इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी इन
SHM कैपिटल E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का भी जनरल फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निपट गया। E इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें भी देखो, ये ऐसे ही लिख लेना, फिर देखो इसमें नोट नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू थी कहाँ थी? सबको पता है, मीन पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी की भी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इसी मैक्सिमम या ये जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है इसके इक्वल आता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, यानी जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आता है। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जहां मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वही टोटल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जहां मैक्सिमम होती है यानी एक्सट्रीमिटीज पे, वहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 0। तो दोनों को सम करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? टोटल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू भी चाहो तो आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में देखो, इस फॉर्मूले से E इज इक्वल्स टू 1/2 m, ओमेगा होता है 2πf, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, या ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, वेयर t इज द टाइम पीरियड। तो चलो f के टर्म्स में रहने देते हैं। ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4π² f स्क्वायर। तो 1/2 लिखा हमने, m लिखा हमने, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया हमने और a स्क्वायर लिख दिया। 2 से ये 4 कट गया, e की वैल्यू आ जाएगी 2π² m f स्क्वायर a स्क्वायर। यहां से देखो ध्यान से, 2π² तो अल्टीमेट कांस्टेंट है, m भी ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट का मास है, वो भी जनरली नहीं चेंज होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, यानी फास्टर ऑस्किलेशन अगर करवाएं किसी तरीके से, या एम्पलीट्यूड भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, बट उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, E प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर और E प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। यानी ऑस्किलेटिंग एनर्जी या टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इन SHM फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है या फिर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, यानी ऐसे इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे SHM कर रहा है धीरे धीरे, और एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे SHM कर रहा है, तो फास्टर SHM होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। फील भी हो रहा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे धीरे धीरे SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एनर्जी कम है, लेकिन अगर बहुत तेजी से ऑस्किलेट कर रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। और एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो भी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से सिर्फ यहीं तक ऐसा SHM करे और एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा SHM करे, तो दोनों में जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर कहें कि दो ऑब्जेक्ट्स SHM परफॉर्म करते हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:4 है, उनकी टोटल एनर्जी का आप रेशियो बताओ। तो E प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर, E1 अपॉन E2 आपको मिलेगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3/4। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9/16।
तो टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टोटल एनर्जी का भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसी के आगे आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3 देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी उसका ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी उसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वाई एनर्जी, एनर्जी में तीनों तरह की एनर्जी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ याद है, वो कुछ ऐसे बना था। ये है हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये है y इक्वल टू प्लस ए, ये वाला पॉइंट है y इक्वल टू माइनस ए। शेप कैसा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बना था, वो इस तरीके का बना था। क्यों भाई, दोनों को अलग अलग बनाया था मैंने, तो इसी को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, वैसे ही इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ये ग्राफ है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ने से मिलती है, तो दोनों को जोड़ो। अगर हम यहां से शुरू करें तो ये वाली वैल्यू तो 0 है, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये है, तो जैसे आप मार्किंग करो 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, सपोज ये 10 जूल है, तो 10 प्लस 0 कितना आएगा, 10 ही आएगा। फिर इस वाले पॉइंट के लिए देखें तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये दो पॉइंट, ऐसा दो पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो 0 और प्लस ए के बीच में, यानी 0 और प्लस ए के बीच में, यानी मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीमिटीज के बीच में, और वैसे ही मीन पोजीशन और इधर की एक एक्सट्रीमिटीज के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ए की किस पर्टिकुलर, वाई के किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ऐसा होगा वो भी निकालेंगे। फिलहाल पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो यही मिला, इसको दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये और ये दोबारा से आप जोड़ोगे तो यहीं आपको पॉइंट मिलेगा। फिर देखो ऐसे ही इसको जोड़ोगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। ये वाला पॉइंट देखो, ये मैक्सिमम है और ये 0 है, तो दोनों का सम यहीं आएगा। फिर वैसे ही इधर भी मिलेगा आपको पॉइंट। मतलब ये जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो इस तरीके से आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन आना भी चाहिए, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो सीधे सीधे ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वाई पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जैसे कि y इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ऐसे ही होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब इस वाले एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ऐसा ही ग्राफ बनेगा ये। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है टोटल एनर्जी का, ईटी लिख देते हैं। तो ये ग्राफ हो गया ईटी का, ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इसमें अगर ये वाला पॉइंट हम निकालना चाहें जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती है, कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से दोनों को आपस में इक्वल कर दो। मैथमेटिक्स खुद बताएगा कि y की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो इफ, वो इसमें कंडीशन लेते हैं, इफ EK इज इक्वल्स टू EP, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों भाई, यही होता है फॉर्मूला। इक्वल कर दिया हमने, ये और ये कैंसिल, बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसको भेज देते हैं उधर, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिला ए स्क्वायर बाई टू एंड हेंस वाई की वैल्यू मिला प्लस माइनस ए बाई रूट ओवर टू। रूट टू की वैल्यू 1.414 के आसपास होती है और 1 बाई रूट टू यानी 1 बाई 1.414 होगा। कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ये लगभग आएगा 0.707 के आसपास। यानी ये वाला जो पॉइंट है यहां पे डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू कितनी होती है, a बाई रूट ओवर टू। और वैसे ही इस वाले पॉइंट के लिए ये क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू। 0.7 है यानी बीच से थोड़ा सा आगे, a बाई टू से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी चित्र हम लोगों का जो ग्राफ बनाया वो ठीक बनाया है लगभग, क्योंकि मिड पॉइंट से थोड़ा आगे लग भी रहा है। तो ये दो एक खास पॉइंट होते हैं जहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटते घटते और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ते बढ़ते आपस में इक्वल हो जाते हैं। कब ऐसा होता है, दोनों तरफ ऐसा होगा। y की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू के लिए ऐसा होगा। तो ये है एसएचएम में एनर्जी का कॉन्सेप्ट। काइनेटिक एनर्जी सीखी हमने, पोटेंशियल एनर्जी सीखी हमने, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखा, तीनों का अलग अलग, और इकट्ठे फिर ग्राफ देखा और ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखें। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, मिनिमम कहाँ होगी, कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, कितनी होगी, वो देखा हम लोगों ने। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे अभी हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया था तो हमें y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली थी, कितनी, प्लस माइनस ए बाई रूट ओवर टू। वैसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 1/2 होगी, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 होगी, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3/4 होगी, या उल्टा भी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 3/4 हो, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीमिटीज पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और दोनों में इस तरह से फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एट व्हाट y की किस वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड a है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3/4 हो जाए, तो ये लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का 3/4। y के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 4 को इधर भेज दें, 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर। इसको उधर भेज देते हैं, 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4/7 इंटू a स्क्वायर। हिंस y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2/√7 इंटू a। तो ऐसा क्वेश्चन अब और आएगा तो आई होप आप कर लोगे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ आधा होगा, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/4 होगा, समथिंग लाइक दैट। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई ये एसएचएम कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ये एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीमिटी वाला पॉइंट है, किस पर्टिकुलर y के लिए, और एम्पलीट्यूड गिवन है a। क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 हो, ऐसा कहां होगा। तो टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है, तो ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल एनर्जी का 1/4 हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जोड़ने पे सपोज 100 जूल आता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, फिर घटते घटते जीरो हो जाती है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी टोटल एनर्जी के इक्वल यानी 100 जूल के इक्वल होती है। तो अगर 100 जूल घटते घटते जीरो होगा तो कहीं ना कहीं वो 25 भी होगा, यानी टोटल एनर्जी का 1/4 भी होगा। तो कहाँ होगा अगर वैसा पूछा जाए तो फिर ये कंडीशन लगाएंगे, E k इज इक्वल्स टू 1/4 ET। E k की जगह
1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, 4 को इधर भेज दें, 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, इसको भेज देते हैं उधर और इसको बुला लेते हैं इधर, 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 3/4a स्क्वायर, हेंस y की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी प्लस माइनस √3/2a। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजीली। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्राफ गिवन है, ये है डिस्प्लेसमेंट y और ये है काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे 2 मार्क किया गया है और ये जूल में है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली मीटर में है। ये वाला पॉइंट है 0.5, ये वाला पॉइंट अभी 0.5 माइनस में। कह रहा है जो भी बॉडी ऑस्किलेट कर रही है उसका मास है 1 kg। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम पीरियड अब बता दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राफ गिवन है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ की हम लोगों ने स्टडी करी थी, अलग से उसको ड्रॉ भी किया था। बाकी ये डेटा गिवन है, तो इस डेटा से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है? ग्राफ हमें क्या क्या बता रहा है? एक तो ये कह रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड 0.5 है, ये बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ई के मैक्स, ये हमें बता रहा है 2 जूल। मास गिवन है 1, टाइम पीरियड बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई के मैक्स का फॉर्मूला आता था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करते हैं। ई के मैक्स की वैल्यू 2, 1/2 m क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 है। ओमेगा में ही टाइम पीरियड छुपा होता है, तो अभी ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में लास्ट में टी कैलकुलेट कर लेंगे। एम्पलीट्यूड है 0.5, इसको 0.5 माने आधा, 1/2 लिख दें, तो 1/2 का स्क्वायर ये 1/4 हो गया। तो यहां से हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 × 2 8 × 2 16। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t इज इक्वल्स टू 4, और यहां से फाइनली t की वैल्यू हमें मिलेगी, t गया इधर, 4 आया नीचे, 2 से 4 कट जाएगा, ये आएगा π/2 सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं है? तो ये देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। आगे और जब न्यूमेरिकल वाली प्योरली वीडियो बनाता हूं जो मैं चैप्टर के लास्ट में, उसमें एनर्जी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से वीडियो को देखो, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, और मेरी वीडियोस को जब आप सीक्वेंस में आराम से एक एक करके देखोगे पूरा पूरा, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, और कुछ ना कुछ आपको अलग, कुछ ना कुछ अच्छा आपको जरूर मिलेगा। और आपकी जो प्रिपरेशन है, आप चाहे क्लास 11th में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो चलो आज इस वीडियो में यही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।